हमारी नई पीढ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांतों को आत्मसात कर आवश्यक स्किल्स प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से स्कूल शिक्षा में आवश्यक प्रावधान करने के साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में नए विषय प्रारंभ करते हुए सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। MV एक्ट, स्टैम्प्स एक्ट आदि सभी टैक्सेशन संबंधी प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करती हूँ। ग्रीन ऑडिट, प्रदेश को हरित राजस्थान बनाए रखने हेतु सतत प्रगति हो, इस हेतु आगामी वर्ष सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट कराने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन, स्किलिंग, राज्य में सतत विकास लक्ष्यों SDGs के इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली कमियों की पहचान करने तथा सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। हमारी नई पीढ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांतों को आत्मसात कर आवश्यक स्किल्स प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से स्कूल शिक्षा में आवश्यक प्रावधान करने के साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में नए विषय प्रारंभ करते हुए सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रीन फंडिंग, स्थानीय निकायों तथा निवेशकों को ग्रीन ग्रोथ संबंधी परियोजनाओं एवं गतिविधियों के क्रम में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के लिए कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित कर ट्रेडेबल क्रेडिट्स उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही राजकीय परियोजनाओं के लिए ग्रीन फंड्स एवं इंस्ट्रूमेंट्स को लेवरेज भी किया जाएगा। प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामयिक मुद्दों के संबंध में सस्टेनेबल एवं एनवायरमेंट फ्रेंडली समाधान ढूंढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। माननीय सदस्य, प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रृंखला के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व को से भली भांति परिचित है। इस पर्वत श्रृंखला का हमारे देश को बरसों से आक्रमणकारियों से बचाने के साथ साथ डेजर्टिफिकेशन के प्रसार की रोकथाम तथा बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण व इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से मैं 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा करती हूँ। इस परियोजना के तहत बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, छोटे चेक डैम्स का निर्माण तथा स्थानीय मेडिसिनल प्लांट्स के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कौशल नेतृत्व में अल्प समय में ही जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए जन कल्याण की भावना से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे भी हम प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर मैं प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियाँ याद करना चाहूँगी। है फूल रोकते, काटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें नहीं होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। कर प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किए गए संरचनात्मक सुधारों, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, निवेश प्रोत्साहन के लिए आवश्यक नीतिगत परिवेश बनाने,
टैक्स एवेजन को रोकने हेतु किए गए प्रयासों तथा स्टैम्प्स एक्ट के अंतर्गत रेट रैशनलाइजेशन से जहां एक ओर प्रदेश की ओन टैक्स रेवेन्यू में 26,393 करोड़ रुपए की वृद्धि अपेक्षित है, वहीं दूसरी ओर आमजन एवं व्यवसायियों को राहत देने के लिए भी हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाते हुए डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य में 6 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तक की राहत दी गई। इस सकारात्मक कदम से राज्य में पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग में भी राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 1.24 तथा 2.55% अधिक वृद्धि दर्ज हुई। वैट समय के पुराने लंबित मामलों पर दी गई एमनेस्टी से लगभग 18,000 व्यवहारियों को 2,000 करोड़ से अधिक की राहत प्रदान की गई। अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के 13,000 से अधिक व्यक्तियों को स्टैंप ड्यूटी में 75 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई। माननीय सदस्यों को मैं महाभारत की शांति पर्व का श्लोक याद दिलाना चाहूंगी, जहां भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहते हैं, राजा को चाहिए कि परिस्थिति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर का बोझ न डाले, समय के अनुसार प्रजा को समझाकर उचित रीति से कर वसूल करे। हमारी सरकार का प्रारंभ से ही प्रयास है कि कर प्रबंधन नीति राज्य की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण, समग्र विकास एवं जन कल्याण की दृष्टि से निर्धारित हो। हम भविष्य में भी इसी रीति से कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। आगामी वर्ष भी हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिए विभिन्न एमनेस्टी योजनाएं लाएंगे। इस क्रम में वर्ष 2017 के समय वैट से हटाई गई कमोडिटीज के लिए वैट एमनेस्टी लाते हुए 50 लाख रुपए तक की डिमांड को माफ करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इससे अधिक बकाया होने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर 100% छूट दी जानी प्रस्तावित है। खनन उद्योग के संबंध में निरस्त खनिज कंसेशंस के साथ ही प्रभावी खनिज कंसेशंस के लिए भी एमनेस्टी स्कीम लाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही ई रमन्ना संबंधी ओवरलोडिंग के प्रकरणों में कंपाउंडिंग राशि में 95% तक कमी किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्टैम्प एक्ट तथा एक्साइज के अंतर्गत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में डिमांड राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा कराए जाने पर 100% ब्याज एवं पेनल्टी की छूट तथा वर्ष 2020 से 22 तक के प्रकरणों में 100% पेनल्टी एवं 50% ब्याज की छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर, देय, पेनल्टी और ब्याज पर 30 सितंबर 2025 तक 100% छूट प्रदान किए जाने की घोषणा करती हूँ। हमारे द्वारा राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लाई जाकर वेयर हाउसेस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 1 फरवरी 2025 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित वेयर हाउसेस को रेगुलराइज किया जाना प्रस्तावित है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूखंड एवं भवनों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितंबर 2025 तक एकमुश्त जमा कराई जाने पर देय ब्याज में 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। निवेश प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ाते हुए हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर प्रदेश के तीव्र विकास की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश को और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने की दृष्टि से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों की नींव रहित
परिभाषा के अनुरूप रिप्स 2024 के अंतर्गत लाभ दिए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही बड़े निवेशकों के अनुरूप ही एमएसएमई इकाइयों को रिप्स 2024 के अंतर्गत एक्सपेंशन हेतु निर्धारित लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करती हूँ। रिप्स 2022 के साथ ही रिप्स 2019 के अंतर्गत लाभान्वित इकाइयों को पात्र होने की स्थिति में शेष अवधि हेतु रिप्स 2024 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के संबंध में ट्रांजिशन के लिए अनुमत किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। रिप्स 2024 के साथ ही रिप्स 2022 के अंतर्गत टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स हेतु टर्नओवर की परिभाषा में किसी संस्थान द्वारा अपने एक्सटेंडेड आर्म्स, सब्सिडरीज इत्यादि के साथ किए गए व्यवहार को अनुमत किया जाना प्रस्तावित है। रिप्स अथवा उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत किसी कंपनी के डायरेक्टर अथवा उसके परिवार के सदस्य के अन्य कंपनी में भी डायरेक्टर होने से ऐसी द्वितीय कंपनी को योजनाओं का लाभ देने के लिए अपात्र नहीं माना जाना प्रस्तावित है। एग्रो प्रोसेसिंग स्कीम 2019 के समय के कुछ प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं। ऐसे लंबित प्रस्तावों को निस्तारित कर उक्त योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने की घोषणा करती हूँ। खनन पट्टा धारकों के लिए क्वारी लाइसेंस हेतु देय फीस को 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये करवाने की घोषणा करती हूँ। खानों के बाहर राजकीय भूमि में एकत्रित ओवरबर्डन से एमसैंड बनाने पर रॉयल्टी में छूट दी गई है। अब मैं गैर सरकारी भूमि के संबंध में भी ओवरबर्डन डंप्स के एमसैंड सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी में 50% की छूट प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष में अप्रधान खनिजों के 50 प्लांटों की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ की जानी प्रस्तावित है। इससे नीलामी में अधिक राजस्व प्राप्त होगा और खनिजों का उत्पादन भी अविलंब प्रारंभ हो सकेगा। आम आदमी को राहत। परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टैंप ड्यूटी में उपलब्ध छूट का लाभ माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पौत्र पोत्री, पति पत्नी के साथ साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिए जाने की घोषणा करती हूँ। भूमि अवाप्ति पर भूस्वामी को आवंटित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टैंप ड्यूटी में प्रदान की जा रही छूट को राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। उद्योगों एवं संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पत्नी के साथ संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टैंप ड्यूटी में 0.5% की छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में गोपालकों को और अधिक राहत देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी माफ करना तथा योजना के प्रावधानों को सरल किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी, वैट, एमवी एक्ट, स्टैम्प्स एक्ट आदि सभी टैक्सेशन संबंधी प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही मुख्यालय स्तर से की गई कार्रवाई के संबंध में जिला स्तर पर फैसिलिटेशन डेस्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट सबमिशन एवं वेरिफिकेशन की सुविधा भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी एवं वैट के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर 7 दिवस में पंजीकरण सुनिश्चित करने की गारंटी दिया जाना प्रस्तावित है।